अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिल गई है। 18 नवंबर को यूएनएससी ने ट्रंप के 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम, पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहले व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोडमैप का जिक्र किया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 देशों ने वोट किया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि रूस और चीन ने वीटो करने की जगह वोट देने से ही इनकार कर दिया। दरअसल ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि रूस इस प्रस्ताव के विरोध में अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन रूस और चीन दोनों ने ही वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया। इससे प्रस्ताव आसानी से पारित हो गया। हालांकि हमास इस प्रस्ताव से खुश नहीं है और उसने इसे मानने से इनकार कर दिया है। प्रस्ताव के पास होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे संयुक्त राष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी मंजूरी बताया। ट्रंप ने कहा कि ये पूरी दुनिया में शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अब सवाल है कि गाजा में इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती कैसे होगी। यूएनएससी के प्रस्ताव में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती का प्रावधान है। इस फोर्स को शुरुआत में 2 साल का मैंडेट दिया जाएगा। इसका मुख्य काम गाजा में सुरक्षा स्थापित करना होगा। इस इंटरनेशनल फोर्स की जिम्मेदारियां काफी अहम हैं। पहला काम होगा गाजा की सीमाओं को सुरक्षित करना। दूसरा, आम नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता उन तक पहुंचाने में मदद करना। तीसरा, हमास और दूसरे हथियारबंद ग्रुप से हथियार डलवाना और उन्हें स्थायी रूप से खत्म करना। चौथा काम होगा फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स को ट्रेन करना, जो भविष्य में गाजा की आंतरिक सुरक्षा संभाल सके। इस फोर्स में कौन कौन से देश शामिल होंगे, ये सवाल बहुत रोचक है। कई मुस्लिम बहुल देशों ने इसमें हिस्सा लेने की इच्छा जताई है। इनमें इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र और अजरबैजान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इन देशों ने एक शर्त रखी है कि वो तभी अपनी सेना भेजेंगे जब इसे संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी मिले। खास बात यह है कि इस फोर्स में अमेरिकी सैनिक नहीं होंगे। ये फोर्स इजराइल और मिस्र के साथ मिलकर काम करेगी। इस प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने का रास्ता भी दिखाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि जब फिलिस्तीनी अथॉरिटी अपने सुधार कार्यक्रम को पूरा कर लेगी और गाजा के पुनर्निर्माण में प्रगति हो जाएगी, तब फिलिस्तीन खुद अपने फैसले ले सकता है और राज्य बनाने का विश्वसनीय रास्ता तैयार हो सकता है। ये एक सशर्त वादा है। प्रस्ताव में ट्रंप के नेतृत्व में एक बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना का भी प्रावधान है। ये बोर्ड गाजा के लिए एक ट्रांजिशनल प्रशासन के तौर पर काम करेगा। इसकी जिम्मेदारी होगी गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार की देखरेख करना। ये बोर्ड तब तक काम करेगा जब तक फिलिस्तीनी अथॉरिटी अपने सुधार कार्यक्रम को संतोषजनक तरीके से पूरा नहीं कर लेती। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वो इसे लागू करने में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। ये प्रस्ताव इजराइल के लिए भी विवादास्पद है, क्योंकि इसमें फिलिस्तीनियों के लिए भविष्य में राज्य बनाने की संभावना का जिक्र है। इजराइल के नेतृत्व ने इसका विरोध किया है, लेकिन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में एक अहम कदम है। इजराइल के साथ साथ हमास ने भी इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। हमास ने एक बयान में कहा कि ये प्रस्ताव गाजा पट्टी पर एक इंटरनेशनल गार्जियनशिप सिस्टम थोपता है। इसका मतलब है कि एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसे हमारे लोग यानी हमास के लोग खारिज करते हैं। दरअसल हमास का तर्क है कि जब इंटरनेशनल फोर्स उन्हें हथियार डालने के लिए मजबूर करेगी, तो वो सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई में शामिल हो जाएगी। यानी वो शांति दूत नहीं रहेगी, बल्कि हमास के खिलाफ लड़ने वाली एक सेना बन जाएगी। हमास ये भी मानता है कि निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट की ये जिम्मेदारी असल में इजराइल का मुख्य लक्ष्य है। इजराइल युद्ध की शुरुआत से ही हमास को डिसआर्म करने और खत्म करने की बात कर रहा है। जब इंटरनेशनल फोर्स यही काम करेगी, तो वो व्यावहारिक रूप से इजराइल का ही काम कर रही होगी। हमास ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में हथियार नहीं छोड़ेगा। गाजा से इजरायली फौज के वापस लौटते ही हमास ने फिर से कब्जा जमा लिया है। पूरे गाजा में हमास के लड़ाके गश्त कर रहे हैं और वो इजराइल समर्थकों की हत्या भी कर रहे हैं। वहीं सीजफायर लागू होने के बावजूद इजराइल के हमले भी नहीं रुक रहे हैं। पिछले महीने 28 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वालों में 46 बच्चे भी शामिल थे। 2 साल के अंदर 20 लाख आबादी वाला इलाका खंडहर बन चुका है। उत्तरी गाजा में कुछ इमारतें अब भी खड़ी हैं, लेकिन वो जमीन से बाहर निकली हड्डियों जैसी लगती हैं। इनके आसपास जो भी घनी आबादी वाला इलाका था, वो अब मलबे और धूल में दबा हुआ है। इमारतें उड़ाई गईं, तोड़ी गईं या कुचल दी गईं। कुछ दिन पहले इजरायली सेना ने कुछ पत्रकारों को गाजा सिटी के पूर्वी किनारे पर घूमने का मौका दिया।
ये इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका है। सेना का कहना है कि यहाँ हमास के लड़ाकों का मुख्यालय था। दक्षिणी राफा और खान यूनुस का भी यही हाल है। शिजाइया नाम के एक इलाके का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान जैसा हो गया है। सड़कें गायब हैं, घरों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, हवा में धूल उड़ रही है। ये बड़ा मोहल्ला इजराइल के किबुत्ज के नजदीक है। उसी किबुत्ज पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था, जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ था। गाजा के जख्म जरूर ताजा हैं, लेकिन कहानी 75 साल पुरानी है और ये बेहद दर्दनाक है। 1948 में जब फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन खत्म हुआ, तब यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। मई 1948 में नए बने इजराइल राज्य और पड़ोसी अरब देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से भाग गए या निकाल दिए गए। बहुत सारे फिलिस्तीनियों ने गाजा में शरण ली। मिस्र की सेना ने सिनाई पेनिनसुला से आश्केलॉन के दक्षिण तक 25 मील लंबी एक पतली तटीय पट्टी पर कब्जा कर लिया। शरणार्थियों की आमद से गाजा की आबादी 3 गुना बढ़कर लगभग 2 लाख हो गई। 1949 में युद्ध विराम समझौतों के बाद इजराइल के पास फिलिस्तीन का 78% हिस्सा आ गया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और उसे अपने साथ मिला लिया। मिस्र ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को विभाजित करने की योजना पेश की थी, जिसमें एक आजाद अरब राज्य और एक आजाद यहूदी राज्य की परिकल्पना की गई थी। इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बना। 1967 में हुए 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया। तब से गाजा इजरायली कब्जे या नाकाबंदी के तहत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग की है, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र के 140 से ज्यादा सदस्य देश फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, लेकिन पूर्ण संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता अभी तक उसको नहीं मिली है। इन हालात के लिए जितना जिम्मेदार इजराइल है, उतना ही हमास भी है। हमास की स्थापना दिसंबर 1987 में हुई थी। मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के रूप में शेख अहमद यासीन ने इसकी स्थापना की। ये संगठन शुरुआत में सामाजिक और धार्मिक काम करता था, लेकिन जल्द ही हमास ने अपना चेहरा बदला। इजराइल के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस इसका मुख्य एजेंडा बन गया। 1990 के दशक में आत्मघाती हमले शुरू किए, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। 2006 में इतिहास रचते हुए हमास ने फिलिस्तीनी चुनाव जीते। फतह से टकराव के बाद 2007 में गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। तब से गाजा हमास का गढ़ बन गया। इजराइल के साथ हमास के कई युद्ध हुए। 2008, 2012, 2014, 2021 और फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने इतिहास की सबसे खूनी जंग छेड़ दी। इजराइल की प्रतिक्रिया में गाजा तबाह हो गया। आज हमास कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसके नेता मारे गए, बुनियादी ढांचा नष्ट हुआ, पर संगठन जिंदा है और वो फिर से गाजा में एक्टिव है। शांति योजना पर हामी भरने के बाद हमास अब ट्रंप की 20 सूत्रीय प्रस्ताव से सहमत नहीं है। ट्रंप का गाजा प्लान कागजों पर तो पास हो गया, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना किसी जंग से कम नहीं होगा। एक तरफ हमास है जो हथियार डालने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ इजराइल है जो फिलिस्तीनी राज्य का विरोध कर रहा है। 75 साल की इस कहानी में अब तक कई योजनाएं आई और नाकाम हुई। ऑस्लो अकॉर्ड से लेकर कैंप डेविड तक हर बार शांति का सपना टूट गया। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का ये प्लान गाजा में सच में शांति ला पाएगा, या ये भी इतिहास के उन पन्नों में दफन हो जाएगा जहां असफल शांति योजनाओं की लंबी फहरिस्त पहले से है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस शांति के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई है, उस शांति के लिए वही 2 पक्ष तैयार नहीं है जिन्हें शांति कायम करनी है। तो फिर मध्यस्थता करने वाले ट्रंप कितना सफल हो पाएंगे?